So, Bismillahirrahmanirrahim. Before I start today's lecture, which is about stakeholder management, I would just like to let you know that we are very near to our conclusion of our theoretical part. और उसमें ज़ाहिर हम स्टेक होल्डर के बाद हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेकिन ये सारे 2-2 दिन ही लेंगे। सो आई थिंक हम नेक्स्ट मतलब ये एक तो ये कमिंग मंडे है। अगर अगले वीक में कंक्लूड ना हुआ तो मैक्सिमम ये मंडे तक जाएगा इंशाल्लाह। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप साथ के साथ इन चीज़ों को देखते रहिए और बिकॉज़ जस्ट एज़ सून एज़ वी विल फिनिश दिस थिंग मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दूँगा जिसमें आपने अपने नोट्स और जो भी लेक्चर सुनने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं, बुक पढ़नी है, एक दफ़ा कर लीजिएगा और फिर हम अपना पहला टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। और वो पहला टेस्ट रियल टाइम टेस्ट होगा। आपको मैं एक सिमुलेटर पे ऑब्वियसली दूँगा चीज़ें करने के लिए। पहले टेस्ट में ज़्यादातर स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं आता, बट उससे ना एक आइडिया आपको सर ज़रूर बताएगा। जी, बोलिए। सर ये जो टेस्ट का आप बता रहे हैं ये हुँ, हुँ। पास में एग्जाम्स हुए हैं उनमें से नहीं, कुछ नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं, होते हैं एक या वैसे? नहीं, 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 पीएमआई का जो मेथड है ना एग्ज़ाम लेने का, वो इतना स्ट्रिक्ट है कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस बाहर नहीं आते। ये आप मतलब उन्होंने दे इंश्योर इट एक्चुअली जो उनके टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पे दे इंश्योर दिस थिंग कि किसी भी सूरत मतलब वो आपका जब एंटर होते हैं ना तो आपके वो चेक करते हैं अच्छी तरह अच्छा खासा चेक करते हैं लाइक आपकी पॉकेट्स भी इनसाइड आउट करके कफ्स वगैरह वो जो है ना पीछे फोल्ड करके और अच्छा खासा वो चेक करते हैं सॉक्स एंड एवरीथिंग इवन वो ग्लासेस उतार के कोई आपका रिंग वॉच एनीथिंग आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते वो लेंसेज भी चेक करते हैं कि कहीं आप कोई स्कैम ना कर रहे हो ठीक है तो वो दे इंश्योर इट कि आपका क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट ना हो मतलब ये नहीं होता लेकिन जो हमारे पास पीएमपी एग्जाम के हम ये कहते हैं डिफरेंट एग्जाम सिमुलेटर्स मौजूद हैं अ, मैं जो है वो रीटा का ही आरएमसी जो रीटा वालों की एक फास्ट ट्रैक के नाम से इनका सिमुलेटर है मैं आपको वो यूज़ करवाऊँगा। अच्छा इसके अलावा भी कुछ और सिमुलेटर्स हैं लोकली हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने भी किया हुआ है लेकिन वो ज़्यादातर इसी तरह ही है कि वो क्वेश्चन है सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज करके और अपने बनाए हुए हैं बट मोर और लेस ये एक ही तरह की चीज़ें हैं। 2 इन सिमुलेटर्स में आपको 2 चीज़ों की प्रैक्टिस एक्चुअल में 3 चीज़ें आप कह लें। एक तो ये कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर वो स्क्रीन पे आपको कैसे अपीयर होगा, आपने एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे मूव कैसे करना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ हाइलाइट करनी है, तो वो कैसे करनी है, अगर आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस में से या कोई लाइन ऐसे स्ट्राइक थ्रू करनी है, यानी कि उसको क्रॉस करना है, उसके ऊपर काँटा एक लगाना है, एक लाइन लगानी है, तो वो कैसे होगा? फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैं अभी इसका आंसर नहीं देना चाह रहा, मैं कहता हूँ कि मैं उसको बाद में रिव्यू करूँगा, तो रिव्यू में क्वेश्चन को कैसे डाला जाता है और फिर जब आप आगे चले जाते हैं लेट्स से आपने 2 घंटे में 100% कर लिया नाउ यू वांट टू रिव्यू कि यार पिछले क्वेश्चंस जो है ना उनको मैं एक दफ़ा देख लूँ जो मिस किए थे उस वक़्त मैंने इसलिए मिस किए थे बाद में आके देखूँगा। तो ये सारे फीचर्स उस एनवायरनमेंट एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है। तो एक तो ये लर्निंग है। दूसरी मतलब इसी के साथ एसोसिएटेड ये है कि 4 घंटे बैठना एक गो में ऑब्वियसली ये भी एक इन इटसेल्फ ये एक एग्ज़ाम है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ज़ाहिर है ये भी चेक हो जाता है। अच्छा, फिर हम आते हैं आपका नॉलेज का टेस्ट होता है। नॉलेज का टेस्ट जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, वो आपको कितना समझ आया, कितना पता चला, एक ये टेस्ट है। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, होता ये है कि जब आप 2 से 3 टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो, तो नॉलेज गैप आपका ऑलमोस्ट मतलब आप कहते हो कि यार अब मुझे सब पता है। अब मैं जो भी चीज़ पढ़ता हूँ, वो मुझे पता होती है। लेकिन एक स्किल जो है ना आखिरी वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, वो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर से आपने चीज़ों को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को कैसे पिक करना है कि यार ओहो! ये चीज़ मेरे से ओवरलुक क्यों हो रही है? वो है असल एनालिटिकल स्किल जो ज़्यादातर लोग जिसमें वीक होते हैं वो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है? नॉलेज आप देखिएगा पहली दफ़ा आप एग्ज़ाम देंगे लेट्स से आपके वैसे 55% तकरीबन नंबर आते हैं जो अच्छा जिनकी लक अच्छी होती है या जो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके देते हैं, तो वो 60 या 62 तक जाते हैं। ठीक है? लेट्स से आपका 55 या 60% आए, तो आप कहोगे अच्छा यार क्यों आए हैं? उसके बाद आप आंसर्स देखोगे, समझोगे, उन टॉपिक्स को पढ़ोगे वापस जाके, अगला टेस्ट अपीयर दोगे, फिर वही मे बी 62, 65 तक चला जाएगा, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव होता ज़रूर है। अच्छा फिर एक स्टेज आती है कि आप कहते हो कि यार अब फर्दर इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? अब मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, उसमें जो गलती होती है
वो जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ तो वो टॉपिक तो मुझे पता होता है, लेकिन मैं ये कैसे हो गया, मैं जो सोच रहा था, मुझे जो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से समझ आई, मेरे से ये इन्फॉर्मेशन कैसे ओवरलुक हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा-सा टाइम माँगता है और फोकस बहुत माँगता है। एक्चुअल में आप अपने ठीक क्वेश्चंस को भी पढ़ते हो, आप अपने गलत क्वेश्चंस को भी पढ़ते हो, उनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हो, तो फिर जाके आपको ये बात समझ आती है। तो ये आखिरी पार्ट जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये इंशाल्लाह आपको जब सिम्युलेटर पे हम शिफ्ट होंगे तो आई विल टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सर टुडेज़ ये लेसन। जी, जी, बोलिए। सर पीएमपी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फिर हम ये मॉक टेस्ट करने के बाद करेंगे एड में? हाँ, मैं एक्चुअल में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा जब 2 टेस्ट हो जाएँगे ना, मतलब अगर पहला टेस्ट ओके, लेट्स से 55 है, दूसरा 60 है, तीसरे पे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अगले 15 दिन में आप इंशाल्लाह कर लेंगे, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? विद इन 1 वीक की डेट मिल सकती है, हाँ, 1 हाँ, टू 2 हाँ, वीक्स। मैं ज़्यादा 2 वीक्स के अंदर-अंदर हो जाती है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है उसका। ठीक है सर। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये नॉलेज एरिया एक ऐसा नॉलेज एरिया जो थोड़ा-सा ना इग्नोर्ड भी है एंड उसमें एक मिसकॉन्सेप्शन भी है। मतलब मैंने ये कुछ वर्ड्स ना रीटा के ये कुछ पॉइंट्स एज़ इट इज़ कॉपी किए हैं। ये बहुत अच्छे से आपको वो सिनेरियो समझाते हैं। बेसिकली होता ये है कि हम लोग चलिए ख्वाहिश साहब भी आ गए। होता ये है कि हम लोग ना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नॉलेज एरिया को अच्छी तरह से समझ इसलिए नहीं सकते या समझ इसलिए नहीं पाते कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है सारे का सारा वो छोटे प्रोजेक्ट्स का होता है। और जब आपका एक्सपीरियंस छोटे प्रोजेक्ट्स का हो ना, तो आपको ये लगता ही है कि यार जो आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की है वो क्या की है। आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इस तरह की होगी कि मैक्सिमम 10 के करीब लोग होंगे और उसमें आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हो भी या टीम एज अ टीम लीड हो भी, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हो। लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो एंड साथ में टीम लीड हो। कुछ ड्यूटीज आप अपने आप को असाइन करते हो, कुछ अपने नीचे 3-4 लोगों को असाइन कर देते हो। ठीक है? इसी तरह को स्पॉन्सर से बात की या कस्टमर से बात की, इससे ज़्यादा का आप चीज़ को सोचते ही नहीं हो। और ये वाला जो काम है ना, इसके लिए इतने साइज़ के जो छोटे साइज़ के प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज एरियाज़ एंड बहुत सारी प्लानिंग, वो सारे का सारा एक ना आपस में मिक्स हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है। आप कोई बिल्कुल क्लियर कट प्रोसेस नहीं कर रहे होते कि यार अच्छा अब मैं इस प्रोसेस में हूँ, अब मैं इस प्रोसेस में हूँ। मसलन जब आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे होते हो, वो छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसी वक्त आप उनकी एक्टिविटीज भी बना लेते हो। जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हो, उसी वक़्त आप बजटिंग भी साथ-साथ स्टार्ट कर लेते हो। उसी वक़्त आप रिसोर्सेज़ भी कर लेते हो। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है, 3-4 लोगों ने बैठ के, 5 लोगों ने मिलके उसको डिस्कस किया और वहीं पे आपकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन एग्ज़ाम जिस एंगल से चीज़ों को देखता है, एग्ज़ाम आपको टेस्ट करता है कि पूरे का पूरा जो पीएमआई के 49 प्रोसेसेज़ हैं, जो इनके स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे टेस्ट हो जाएँ। और उसके लिए जनरली एक लार्ज प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, आपको ये समझ मतलब माइंड में आप ये नहीं रखेंगे कि यार कोई 200 के करीब मेरी टीम है, प्रोजेक्ट टीम जो है वो 200 या 100 प्लस लोग हैं, डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं और जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो मे बी हंड्रेड्स में हैं। ठीक है, 400-500 स्टेक होल्डर्स हैं और सबको मैंने सेटिस्फाई करना है, सबको मैंने उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। तो जब आप इतने बड़े स्टेक होल्डर्स को देखते हो या इतना बड़ी चीज़ को देखते हो, तो फिर आपको समझ आती है कि अच्छा, मुझे अब स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट का पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा। और जब तक मैंने स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट का प्लान नहीं बनाया, मैं अपने प्रोजेक्ट पे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल ही नहीं सकता। ठीक है? तो आपने ये बड़े प्रोजेक्ट का जो है ना वो फ़ोकस माइंड में रखना है और उससे आपको ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया वो समझ आएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने ये हमेशा अपने माइंड में पीएमपी एग्ज़ाम के दौरान भी वो रखना है कि भाई आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के तौर पे जा रहे हो। और वो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट भी आप पढ़ेंगे, इवन प्रैक्टिस सेशंस में भी देखेंगे, तो आप एक में वो कह रहा होगा यू आर वर्किंग ऑन नासा स्पेस शटल प्रोजेक्ट या इस तरह। ठीक है, एक जगह में वो कह रहा होगा यू आर वर्किंग ऑन इलेक्शन प्रोजेक्ट, किसी की आप इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, करवा रहे हैं और उसकी प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए वो प्रोजेक्ट है आपका। किसी जगह वो आपको कह रहा होगा कि आप एक नई मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, मोबाइल ऐप या इवन मोबाइल प्रोडक्ट जो है ना वो डेवलप कर रहे हो। किसी जगह होगा आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री,
आपका जो रोल है वो एक्सपर्ट का नहीं है, ये याद रखिएगा, उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं आप। आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट। एक बड़ी अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है और वो है ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर होता है, जो म्यूजिक का वो स्टिक लेके सामने वो जो धुनों की डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा होता है। अब उस कंडक्टर के लिए या वो जो लीड है उस टीम का, उसके लिए उनको खुद से एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा होता, एंड दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि उसे उनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना ना आता हो। लेकिन उसका काम ये है कि वो सारी धुनों को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सब डिफरेंट म्यूजिक प्लेयर्स को वो एक टोन देता है, वो एक डायरेक्शन देता है कि भाई इस तरह आपने करना है, और उनकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू आपको एक फाइनल जो भी वो धुनें हैं, वो जो जो भी म्यूजिक है या जो भी परफॉर्मेंस है वो नजर आती है। नाउ ये जो चीज़ है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ये आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर भी माइंड में रखनी है, ठीक है? हमारे माइंड में ज़्यादातर जो फोकस है वो छोटा प्रोजेक्ट होता है, और छोटे प्रोजेक्ट में आप अपने आप को एज़ अ स्पेशलिस्ट देख रहे होते हो, एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देख रहे हो। कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्शन का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो प्रोजेक्ट पे काम है ना, वो है कि वो फैसिलिटेट करे अपनी टीम मेंबर्स को एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लोगों को मोटिवेटेड रखे। आप अगर एचआर वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वहां पे पॉइंट बार बार आता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर ना जो आपके साथ लोग काम कर रहे होते हैं वो उनका मतलब हो सकता है, आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को देखो या फंक्शन को देखो, तो ये लोग अपने डिपार्टमेंटल काम में ज्यादा बिजी होते हैं, और उनका फोकस या उनकी करियर की ग्रोथ ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट का वर्क है। उन्होंने कुछ अरसे के लिए आपके पास आना है ना। आप उनके उनके जो प्रमोशंस हैं वो आपके इख्तियार में है, ना उनकी फर्दर ग्रोथ जो करियर की वो आपके इख्तियार में है एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फिर आप अपने टीम मेंबर्स को भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे मोटिवेटेड रखोगे? उनको कैसे उनका इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट पे कायम रखोगे? इसके लिए आपको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो कुछ लालच देना पड़ता है, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ये आराम से नहीं हो जाता। तो सिमिलरली ना सिर्फ इनको बल्कि स्टेक होल्डर्स को भी, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी आपने मोटिवेट रखना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, और फिर सारों के काम को आपने इंटीग्रेट करना है ताकि आपके पास एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है ना एंड पे बन जाए। अच्छा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर अब आप देखिएगा कि ये वो जो है एक नॉलेज एरिया है जिसका इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पहले चारों में एक एक प्रोसेस है। वरना आप अगर बाकी नॉलेज एरियाज में देखें एक्सेप्ट द इंटीग्रेशन जो टॉप पे है, ज्यादातर बाकी बाकी सारे ही आप कह लें कि जो 8 के 8 नॉलेज एरियाज है उनका पहला प्रोसेस प्लानिंग के अंदर स्टार्ट होता है। लेकिन इसका पहला प्रोसेस इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएटिंग में 2 ही प्रोसेस है, एक डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और एक आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। अच्छा, अब ये आप इनिशिएटिंग में मैं एक आपको रफ आइडिया ज़रूर दे देता हूँ। आप क्या करते हो कि आप स्टेक होल्डर्स अपने मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ कि ऑल ऑफ देम, आगे आप स्लाइड्स पे हम कवर भी करेंगे, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम। जब मैं कहता हूँ ऑल ऑफ देम तो ऑब्वियसली 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी वुड लाइक एज मैनी पॉसिबल एज वी कैन, वो हम करते हैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई। लेकिन जब सारे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उन स्टेक होल्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी होती है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली ये होती है कि उनका प्रोजेक्ट के ऊपर रोल क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल क्या है या अपॉइंटमेंट क्या है, उनका ऑफिस कहाँ पे है, वो जो बेसिक आप कह लें कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, एक तो ये होता है। दूसरा, अब ये भी देखना चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट के ऊपर किस-किस स्टेज पे, प्रोजेक्ट की किस स्टेज पे उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी या वो किस स्टेज को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम ये देखना चाहेंगे कि यार वो हमारे प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर है, जैसे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये भी सारे स्टेक होल्डर हैं सारे। तो वो हमारे इनर साइड पे प्रोजेक्ट के अंदर है या प्रोजेक्ट से बाहर है। इसी तरह वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर हैं या ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर हैं। इसी तरह मैं देखना चाहूँगा कि एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे ऊपर टॉप पे हैं या मेरे कोई कोलीग्स हैं, पीयर्स में हैं, मेरे पैरेलल में दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जिनसे मैंने बात करनी है, या मेरे बॉसेस हैं, मेरा स्पॉन्सर है, टॉप मैनेजमेंट है। अच्छा, या फिर मेरे नीचे टीम मेंबर्स हैं। सो ये भी मैं देखूँगा। फिर मैं ये देखूँगा कि उनका प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या है। जब मैं कहता हूँ इंटरेस्ट तो इसका एक ख़ास मतलब है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह आज ही। इंटरेस्ट क्या है? इन्फ्लुएंस क्या है? अब इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क है?
तो उनकी पावर कितनी है, ठीक है? अब पावर का क्या मतलब है यहाँ पे? ये सारे अलग से टर्म्स हैं, ब विल टॉक अबाउट दैट, बट ये इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं फिर स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई करूँगा। क्लासिफाई में भी मैं इस सूरत में कर सकता हूँ कि यार ये वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, ये मेरे पास टॉप प्रायोरिटी के स्टेक होल्डर हैं, लेट्स से इनको मैंने इस तरह मैनेज करना है। उसके बाद मैं दूसरों को करता हूँ कि यार ये मेरे पास स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये इस कैटेगरी के या इस क्लास के एंड सो ऑन। ये जब मैं कर लेता हूँ तो फिर मैं इनकी तमाम स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, उनकी पावर को सामने रखते हुए, उनके एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की उनको सामने रखते हुए मैं हर स्टेक होल्डर को इंगेज करने का एक प्लान बनाता हूँ। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनता है। जिसमें मैं ये डिसाइड करूँगा कि प्रोजेक्ट की किस स्टेज पे किस स्टेक होल्डर को कैसे मैंने डील करना है, उसको कैसे एंगेज करना है। अच्छा, जहाँ पे वर्ड एंगेजमेंट आ गई है, एंगेजमेंट का मतलब बेसिकली ज़्यादातर ये होता है कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट के डिसीजंस के अंदर या प्रोजेक्ट के बारे में मैं कैसे इन्वॉल्व करूँगा या उनको कैसे कम्युनिकेट करूँगा। सो कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट यहाँ पे बेसिकली बड़ा बहुत ही क्लोज आ जाती है, बिकॉज इससे आगे आप देखें तो तीनों में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात है। तो जब आप एंगेजमेंट की बात करते हो, मैं स्टेक होल्डर को कैसे एंगेज करूंगा, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे इन्वॉल्व रखूंगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी डन थ्रू कम्युनिकेशन। आगे एक स्लाइड पे है भी, बट एट दिस स्टेज भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट होती है और वो ऑब्वियसली हम कम्युनिकेशन के साथ करते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में हम क्या लिखेंगे? लाइक कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के अंदर डिफरेंस क्या आता है? इसको 2 अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं। एक ये है कि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है ना, ये बेसिकली हाउ हाउ ऑफ द कम्युनिकेशन है। सॉरी, व्हाई ऑफ द कम्युनिकेशन है। वाई ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं एक बंदे को, एक स्टेक होल्डर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को साथ कम्युनिकेट क्यों कर रहा हूँ? क्या ज़रूरत है मुझे कि मैं उसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दूँ या इतनी इन्वॉल्वमेंट करूँ उसकी? ये मीन्स उसे मैं क्यों एंगेज करना चाह रहा हूँ? ऑब्वियसली ये जो एंगेजमेंट का वाई है ना, ये मुझे आता है उस स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन की बेस पे। अगर वो स्टेक होल्डर बहुत पावरफुल है, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड भी है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व भी है, जैसे कस्टमर हो गया, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि उसको इन फैक्टर्स की वजह से, लेट्स से, उसे हर वक़्त अपडेटेड रखूँ। तो ये एक रीज़न है कि मैं उसे क्यों कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उसे क्यों अपडेट कर रहा हूँ, तो व्हाय ऑफ द कम्युनिकेशन मुझे यहाँ से मिलती है। लेकिन अब बात आती है कि मैं उससे कैसे कम्युनिकेट करूँगा, मीन्स हाउ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट। मैं उसे ईमेल करूँगा, मैं उसे टेलीफ़ोन कॉल करूँगा, मैं उसे मीटिंग करूँगा, क्या? कब-कब करूँगा और मेरे प्रोजेक्ट पे कौन-कौन ये ड्यूटीज़ होंगी, कौन-कौन से लोग ये करेंगे, ठीक है? हाउ, व्हेन, हू वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं। उसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल कौन-सा होगा, चैनल कौन-सा होगा, वगैरह-वगैरह। ठीक है जी? सो ये डिफरेंस है, ये जो रीज़न है कि कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं और किस लेवल की कम्युनिकेशन करनी है, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करना है या एंगेज करना है, ये मेरे पास प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में आता है और इसी तरह मैं उसकी एंगेजमेंट मैनेज भी करूँगा और फिर मॉनिटर भी करूँगा। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि यार मेरा जो मेथड होगा कम्युनिकेशन का वो क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन का टूल क्या होगा, मेरा चैनल क्या होगा, वगैरह-वगैरह। ठीक है जी? सो ये डिफरेंस अभी यहाँ पे माइंड में रखिएगा, ये हम कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया के अंदर भी डिस्कस करेंगे। खैर, जब मैं ये एंगेजमेंट का एक प्लान बना लेता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये चाहता हूँ कि आपने अब वो एंगेजमेंट को मैनेज करना है। अब मैंने प्लान बनाया था कि यार एक स्टेक होल्डर जो है ना, वो उसकी एंगेजमेंट का डिजायर्ड लेवल ये है। अच्छा, ये मैंने सोचा कि जी ये डिजायर्ड लेवल है। अब उसका जो करंट लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि यार मैं किसी तरह उसका जो करंट है, करंट लेवल को यहाँ डिजायर्ड लेवल तक लेके जाऊँ। हो सकता है कोई स्टेक होल्डर बहुत ही ज़्यादा मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो अननेसेसरीली, तो उसको पुश बैक कैसे करना है? और इसी तरह कोई स्टेक होल्डर जो जितना मैं उसको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, वो उतना नहीं हो रहा। तो मैं इस स्टेक होल्डर को फिर प्लान के मुताबिक मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और फिर ये जो बातें मैंने अभी की उसको हम मॉनिटर करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि करंट है तो
वो डिजायर्ड पे है या उसे मुझे चेंज करने की जरूरत है। तो ये है मैनेज और मॉनिटर स्टेक होल्डर। सो विद दिस इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हम आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर जाने से पहले ये जो मैंने वर्बली स्टेप बताए हैं, इनको एक दफा पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं थोड़ी देर में कि हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती कैसे है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग, मैंने अभी थोड़ा सा हल्का सा जिक्र भी किया कि कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट बहुत क्लोज है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। आप देखिएगा, हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में ही हम स्टेक होल्डर्स रजिस्टर के अंदर उनकी एटीट्यूड और उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। सो यहाँ से ये कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये प्रोसेस कलेक्ट रिक्वायरमेंट के भी बहुत करीब हो जाता है। कम्युनिकेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन का प्लान हो या मैनेज हो, ये वहाँ पे होता है। और इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी, बिकॉज रिसोर्सेज के अंदर जैसे मैंने कहा था ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो मेरे पास टीम मेंबर्स हैं वो भी ऑब्वियसली मेरे स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, एक तो ये इस एंगल से कि टीम मेंबर्स मेरे स्टेक होल्डर हैं, दूसरी इस एंगल से भी कि मैं जो अपने रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, वो ह्यूमन रिसोर्स मुझे मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिनको हमने बात की थी, बार बार जिक्र करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल हेड से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे। अब ये जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, इनको हम रिसोर्स मैनेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये फंक्शनल एक खास, जैसे सेल्स वाला है, प्रोक्योरमेंट वाला है, क्वालिटी वाला है, ये लोग हमारे प्रोजेक्ट पे हमें रिसोर्सेज देंगे। ठीक है, तो हम इनको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं, और ये एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है तो फंक्शनल मैनेजर भी इन्हीं का नाम है। खैर, तो अब आप देखें कि ये फंक्शनल मैनेजर्स मेरे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं यहाँ से। तो इस वजह से प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक तरह से यहाँ पे लिंक्ड है, और आगे रिस्क मैनेजमेंट का भी है। ज़ाहिर है बहुत सारे रिसोर्सेज से रिलेटेड या स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क जो है वो भी हम करते हैं। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बाकी बहुत सारे नॉलेज एरिया के साथ लिंक्ड है, ये पॉइंट आपने जहन में ज़रूर रखना है। अच्छा, अब वो स्टेप्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बड़े ब्रीफली बताए, उनको ज़रा हम स्लाइड पे फॉर्मली भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम का मतलब जैसे मैंने कहा कि जिस हद तक मुमकिन हो, हम उनको जल्द से जल्द जो है ना सारे के सारे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। यहाँ पे ये जो जल्द से जल्द है, एज अर्ली एज पॉसिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे थीम ये है कि अगर मैंने कोई स्टेक होल्डर शुरू में मिस कर दिया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो बाद में चल के जब मुझे वो स्टेक होल्डर का पता चलेगा, तो वो स्टेक होल्डर उस वक्त अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे सबमिट कराएगा। और उन रिक्वायरमेंट्स के लेट आने की वजह से हो सकता है कि मुझे अपने पीछे जो मैं काम करके आया हुआ हूँ, जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो प्रोजेक्ट जितना एग्जीक्यूट कर लिया हुआ है, उसके अंदर मुझे कुछ मेजर चेंजेस करनी पड़े। और वो जितना लेट आइडेंटिफाई होगा, उस वक्त तक मैं अपना प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा कंप्लीट कर चुका हूँगा, और उसको फिर अनडू करना या उसको चेंज करना या उसके अंदर रीवर्क करना, that will cause more delays and it will cause or it will cost more। उसका पैसा भी ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली डिले भी ज्यादा होगा, और काम भी मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम शुरू में ही एक कॉशियस एफर्ट के थ्रू वो करें। अब अगेन, अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों कॉशियस एफर्ट के थ्रू, तो इसका मतलब है आप अभी भी स्मॉल प्रोजेक्ट माइंड में रख रहे हैं। सोचिए अगेन बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको 500 प्लस स्टेक होल्डर्स देखने हैं। मतलब 500 प्लस कहना या हंड्रेड्स और थाउजेंड बुक तो कहती है। ठीक है, आपको स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं। इतने स्टेक होल्डर्स को जब आप आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर बैठ के सोच के स्ट्रक्चर्ड मेथड के थ्रू आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। अच्छा जी, एक तो ये आइडेंटिफाई करना है, जितना जल्द मुमकिन हो हम चाहेंगे कि सारे के सारे आइडेंटिफाई हो गए। मैं इसकी एक एग्जांपल शायद पहले भी दे चुका हूँ, एक और कॉन्टेक्स्ट में दिया था। फॉर एग्जांपल ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन अभी बनी है, अभी वो स्टार्ट हुई है, उसके अंदर अगर मैं एक चीज़ कहूँ, मतलब वो प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हुआ बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, मतलब एक तो पॉलिटिकल रीज़न है, उसके अलावा भी कुछ रीज़न्स की वजह से प्रीवियस गवर्नमेंट भी जब थी, दे वांटेड टू डू इट अर्लियर बट देयर वाज़ अ हिच और ग्लिच इन दैट। वो क्या है? वो ये कि उनसे एक स्टेक होल्डर ओवरलुक हो गया, और वो स्टेक होल्डर था कल्चरल हेरिटेज वाला। चुबुर्जी वहाँ पे एक कल्चरल वो हेरिटेज है, उसके पास से ये इसका एक टर्न हो रहा था, मे बी कुछ इस तरह से वो जो उसका ट्रैक है वो गुजर रहा था, या उसका ऊपर जो ओवरहेड ट्रैक है वो गुजरता था। तो उन्होंने दे मिस दिस स्टेक होल्डर,
और लेटर ऑन पता चला जी कि इन्होंने अदालत में स्टे कर दिया, जो भी उसके पॉलिटिकल रीजन लगे, बट टेक्निकली ये स्टेक होल्डर मिस हुआ। इनकी रिक्वायरमेंट आई बाद में कि जी आपका या हमें क्योंकि पता ही नहीं था उस स्टेक होल्डर का, तो बाद में पता चला जी कि इन्होंने कहा कि 200 मीटर लेट्स से के अंदर अंदर कोई भी कल्चर हेरिटेज के 200 मीटर के करीब करीब से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। अब इसकी वजह से अगर आपको डिजाइन करना पड़ता है तो पता नहीं आपका डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा था लेट्स से, और इस वजह से आगे पीछे भी रोड वो बन गया हुआ है, इधर भी बन गया हुआ है, लेकिन ये पार्ट जो है ना वो डिस्प्यूटेड रहा। अब आप देखें कि इट वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली कि अब आप ये सारा स्ट्रक्चर या डिज़ाइन चेंज करें, आगे पीछे मार्केट्स हैं, रोड्स हैं, घर हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें फिर रिव्यू करनी है, तो उसकी कॉस्ट फिर बढ़ गई या डिले जो है वो ज़्यादा हुआ। एनीवेज़, अब हम उसके बाद रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। जब मैंने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए और मैंने कहा कि मैक्सिमम कर लें, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं। अगेन मैं कलेक्ट रिक्वायरमेंट की स्टेज पे नहीं गया। कलेक्ट रिक्वायरमेंट अलग से प्रोसेस है। मैं अपने तौर पे उनकी रिक्वायरमेंट्स देख रहा हूँ कि ब्रॉडर लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट, और आगे चल के हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस, वो हम देखना चाहेंगे। तो अब अगेन ये रिक्वायरमेंट जो है ना डिटरमाइन करना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बेसिकली इट टेक्स टाइम, और अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, 500 स्टेक होल्डर्स को मैं कैसे उनकी रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा या उनकी कैसे प्लानिंग करूंगा, तो ये बात समझ लीजिए कि भाई अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये 10-15 5-6 स्टेक होल्डर या टीम मेंबर्स की बात नहीं हो रही, जो आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस, जनरली हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस मैक्सिमम भी गया तो 50 लोगों के प्रोजेक्ट या 100 लोगों के प्रोजेक्ट्स, और वो भी टीम मेंबर्स। स्टेक होल्डर्स तो हम 5-10 लोगों को मैक्सिमम डील कर रहे होते हैं। सो ये जो रिक्वायरमेंट गैदर करना है, और इसके पीछे भी आपने ज़हन में यही रखना है कि जितनी जल्दी डिटरमाइन हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा, अब एक और बात कि ये प्लान ड्रिवन के लिए भी है, इक्वली इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम चेंज ड्रिवन के लिए। ऑल्दो चेंज ड्रिवन के अंदर होता ही है कि हम शुरू में मतलब एकदम से पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ये थॉरो सा वो डिटर्मिनेशन या प्लान नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम प्लान ड्रिवन बनाते हैं। तो प्लान ड्रिवन में तो राइट इन द बिगिनिंग ही हम पूरी डिटेल का उसका प्लान बनाएंगे, बट ऑब्वियसली जो चेंज ड्रिवन है वहाँ पे हम आइटरेशंस के अंदर या नियर फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें उनको देखते हैं। अच्छा, फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके माइंड में एग्ज़ाम में ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट्स मुझे ना पता चली, 2 चीज़ें अब यहाँ पे आ गई। पहला ये कि मैंने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। दूसरा ये कि मुझे आइडेंटिफ़ाई कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने क्लियर नहीं की है। अगर मैंने रिक्वायरमेंट या उसकी एक्सपेक्टेशन को माइंड में नहीं रखा और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बेशक मैंने आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। मसलन बाज़ दफ़ा होता है कि आप कहते हो कि यार वो मैंने एक एनओसी भी लेना है सीडीए से। अब आपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि मुझे सीडीए से एनओसी लेना है। लेकिन बाद में जाके आपको पता चलता है, आप अपनी तरफ से अच्छा यार कितने क्या-क्या प्रोसेस है, इसे कितने दिन में लगता है? सर वो 30 डेज़ में मिल जाता है। मैक्सिमम आप 30 डेज़ में। मैं कहता हूँ अच्छा चल ठीक है, 30 डेज़ पहले कर लेंगे। और लेटर ऑन जाके पता चलता है कि 30 डेज़ तो तब है जब मैं एप्लीकेशन और वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में जमा कराता हूँ, और उन डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मुझे पता नहीं लेट्स से एफबीआर से भी कोई एनओसी लेके कहा हुआ है, बैंक से भी कुछ लेना है, और इसमें अपना टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई वुड लाइक टू नो कि यार ये अगर वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्यों मुझे डिटेल में पता होनी चाहिए, मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ अगर मुझे ना पता चला तो बाद में it will result in change request, it will result in delays, and it may result even in possible failure of the project. ठीक है? सो आई वुड लाइक टू नो कि यार स्टेक होल्डर्स कहाँ पे, कितने, कैसे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अच्छा, अब खैर ये वही बात है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे की है, सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। वो ये कि ये रिक्वायरमेंट्स हम पता कैसे करते हैं? मैं आपको ना इंशाल्लाह जो स्पेशली मैनेज स्टेक होल्डर है, वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूँगा, तो आपको और दिखाऊँगा कि ये कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से या स्टेक होल्डर से, उनकी रिक्वायरमेंट्स उनसे उगलवाते कैसे हैं? 1-2 एग्जांपल्स मैं अभी भी देता हूँ। सॉरी। अच्छा, वो ये कि सिंपल एक तरीका ये है कि सर जैसे मैंने अभी कहा, सीडीए अगर एक वो है स्टेक होल्डर हमारा, तो सीडीए की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे जो भी हेल्प डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है या कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल है, वी कैन जस्ट आस्क कि अच्छा इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा, या व्हाट
आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी हमें वो बता दें। तो जनरली जो अगर पहले से डिफाइंड है तो हमें जैसे कोई प्रोसीजर है सीडीए का तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज वो वर्बली हमें बता देगा। दूसरा, प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट का रिव्यू आप कंडक्ट करें और उन रिक्वायरमेंट रिव्यूज के अंदर आप उस चीज़ों को एनालाइज करें और रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर जैसे रिव्यूज आप करते हो उनसे हम रिक्वायरमेंट्स का पता करें। एक और भी होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को ये क्लियर कर दें कि आप, अगर आपने मुझे अभी रिक्वायरमेंट्स ना बताई या पूरी डिटेल में ना बताई तो उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। आपने जनरली ईमेल्स के अंदर लिखा होगा, देखा होगा, आपको कोई एक डेडलाइन दी जाती है कि यार ऑल डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन और दिस डिटेल फॉर इंक्लूजन ऑफ द नेम्स ऑफ देयर टीम मेंबर्स और डिपार्टमेंटल पीपल इन द, लेट्स से कोई भी कोई आप अवार्ड के लिए या रिवॉर्ड के लिए या कोई इंसेंटिव देना चाह रहे हैं उसमें सब डिपार्टमेंट से आप कहते हो कि हमें अपने लोगों के लिए वो जो नाम है वो रिकमेंड करें जिनको आप कोई इंसेंटिव देना चाह रहे हो, कोई रिवॉर्ड देना चाह रहे हो, कोई बोनस देना चाह रहे हो, लेट्स से। अच्छा, अब और साथ ही लिखा जाता है, एक सेंटेंस लिखा जाता है कि ऑल दोज द नेम्स रिसीव्ड आफ्टर दिस एंड दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द, लेट्स से, फाइनल सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो कि इसके बाद वाले अगर हुए तो फिर नहीं होगा, बिकॉज ज़ाहिर है एक मेरिट की सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो मिस हो जाएगा। तो ये आप जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये अगर हाईलाइट कर दें किसी तरह, इस तरह से भी, मतलब ये मैंने बिल्कुल प्लेन जो आप प्रैक्टिकली देखते भी होगे अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इस किस्म का कोई सेंटेंस वो भी मेंशन कर दिया तो ऑब्वियसली दिस इज एन अलर्ट कि भाई आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले जमा करानी है, बाद में अगर कोई चीज़ आई तो वी विल नॉट एंटरटेन दैट। ठीक है? तो इस तरह की आप कुछ चीज़ें एक्शंस करते हो जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने में कामयाब हो जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट के साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली आपके माइंड में, जो स्टेक होल्डर के माइंड में जो एक मेंटल पिक्चर होती है, जो उनके एक माइंड में एक इंप्रेशन होता है अबाउट द फ्यूचर, कि जब ये प्रोजेक्ट होगा तो ये चीज़ शक्ल निकल के आएगी। या वैसे बाज़ दफ़ा होता है कि आप कहते हैं यार ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो आपके काम आसान हो जाएंगे। अब वो जो काम आसान होना है उनके माइंड में उसकी क्या पिक्चर है? What are they expecting? We try to translate this ambiguous expectation. Expectation जनरली ambiguous होती है, या आप कह लें कि वो अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट की शक्ल में किसी के माइंड में होती है कि यार अगर ये हो जाए ना तो इंशाल्लाह बेस्ट, बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। अब ये बेहतरीन काम क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता। या यार हमारा सिस्टम बड़ा ऑटोमेटेड हो गया तो बहुत सहूलत हो जाएगी। अब सहूलत का क्या मतलब है, वी डोंट नो दैट। इसी तरह वो कहता है यार बहुत सिस्टम तेज हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ओके, व्हाट डज दिस मीन? तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको हम कोशिश ये करते हैं कि इन एक्सपेक्टेशंस को उगलवाया जाए, पूछा जाए, निकाला जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, एंड फिर उनको हम लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म भी करते हैं इनटू रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियर है। आप लोगों को क्लियर करते हो कि भाई ये चीज़ जो आप सोच रहे हो ये नहीं होने जा रही, या जो आपके माइंड में है मैं वो देखना चाह रहा हूँ। मसलन हम जनरली कहते हैं कि यार अगर ये हो गया, लेट्स से अगर ये हो गया, हमने ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो उसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा या हमारा काम तेज़ हो जाएगा। अब तेज़ से क्या मुराद है? वो मैं उनको डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए, तेज़ से मुराद ये है कि पहले लेट्स से आपके काउंटर पे एक बंदा आता था और वो आपसे बात करता था इधर रिसेप्शन पे, और वो ये फॉर्म फिल करता था और उसके बाद वो आपको सबमिट करता था। फिर वो यहाँ से अगले डेस्क पे जाता था और यहाँ पे ये साहब बैठे हुए हैं, इनको फ़ीस देता था, व्हाटएवर, और आगे तस्वीर खिंचवाता था। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर लेट्स से आपके जो है ना वो लगते थे तकरीबन 15 मिनट्स पर पर्सन। तो अब ये 15 मिनट्स पर पर्सन से रिड्यूस होके लेट्स से मैं कहता हूँ 12 मिनट्स हो जाएंगे। अब किसी ने ये ज़हन में सोचा हो कि यार बहुत तेज़ हो जाएगा, मीन्स बस आँख झपकते ही हो जाएगा, तो ये नहीं है। उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, 10 मिनट्स चलें, आप 5 मिनट बचा लेंगे, और अगर आप दिन में लेट्स से आपने 150 मिनट में 10 लोग करते हो, तो अब आप 100 मिनट में कर लोगे। ऑब्वियसली मतलब आपका 2.5 घंटे में जो काम आप करते हो, वो आप लेस देन 2 आवर्स में कर लोगे। तो ये उनको एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप उसको क्वालिफ़ाई करवाते हो, क्लियर कट रिक्वायरमेंट में ट्रांसलेट करवाना शुरू करते हो। अच्छा, एक चीज़ ये कि समटाइम्स जो आपकी
रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अनइंटेंशनली भी हिडन रखा जाता है जस्ट टू यू नो लेटर फॉर लेटर ऑन ब्लेम या फॉर लेटर ऑन वो जो आप बाद में ना कोई एडवांटेज लेना चाह रहे हो। मैं क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट को बताता ही नहीं हूँ। कुछ स्टेक होल्डर्स इस माइंडसेट में आते हैं कि दे डोंट एक्सप्लिसिटली टेल यू समथिंग। उसकी वजह ये है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार इस तरफ नज़र ना ही पड़े तो बेहतर है। प्रोजेक्ट्स के अंदर ये एक प्रॉब्लम आता है, तो आपने लाज़मी देखना है कि भाई वो चाहे खुद ने छुपा रहे हैं या उनके ज़हन में नहीं है, इन्हें आइदर केस आपने एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर क्लियर करना है और उनसे ज़रूर लेना है। ये स्पेशली तब होता है कि जैसे आपका एक डिपार्टमेंट है, ये एक एग्जांपल मैं बार-बार कहता हूँ, मुझे पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन करना है और मेरे ऑफिस के डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट केबिन्स या डिफरेंट ऑफिसेज़ पे लोग काम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है अगर मुझे उसकी सीलिंग ऊपर छत पे लगानी है, तो मैं सारों का काम डिस्टर्ब होगा। अब ये जो सारों का काम डिस्टर्ब होना है, इसमें समटाइम्स कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स जो है ना वो अगर मैं उनसे पूछूँ भाई आप किन-किन डेट्स को फ्री हो सकते हैं, तो वो शायद बताना ही ना चाहे या वो बताएं ही ना, ताकि एंड पे जिस दिन भी मैंने जाना हो वो कहें भाई आज नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं आखिर तक बार्गेनिंग पोजीशन में। और इसी तरह मतलब डिफरेंट डील्स के अंदर भी आप अपनी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल छुपा के रखते हो। आप क्या इंटेंशन के साथ गए हो आप वो बताना नहीं चाहते हो, पहले दूसरे से चीज़ उगलवाते हो। सो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। तो आपने एज अ सॉरी स्टेक होल्डर आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करवाना है लाजमी। अच्छा जी, अगर आपने ये ना किया तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि स्टेक होल्डर कुछ और सोच रहा है और आपके माइंड में या एक्चुअली जो आप कर रहे हो वो कुछ और हो सकता है और उसकी वजह से फिर या तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे या फिर आपको बार बार रीवर्क करना पड़ेगा और चेंज रिक्वेस्ट से डील करना पड़ेगा। और अगेन जैसे मैंने कहा कि जितना लेट ये काम होगा आपको उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट या डिले या अदरवाइज प्रोजेक्ट के ऊपर नुकसान जो है वो बियर करना पड़ेगा। सो हम सिंपली स्टेक होल्डर से पूछ के प्रोएक्टिव वे में उनसे लोगों से इंक्वायर करके हम अपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को निकलवा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम फिर उनको बाद में रिक्वायरमेंट में भी चेंज करेंगे। अच्छा, अब मैं उन स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जो मैंने कहा वो देखना चाहूंगा। इंटरेस्ट से एग्जैक्टली क्या मुराद है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है उसके अंदर वो एक्टिवली कितना इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। मसलन जैसे मैं उर्दू में इसका अमूमन एक वर्ड बताता हूँ कि आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की कितनी परवाह है, ठीक है? और वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि एक टॉप मैनेजमेंट है या स्पॉन्सर है, वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स में माइन्यूट डिटेल्स में नहीं